3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, मीडिया प्राइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कहा, जम्मू कश्मीर में दशकों तक लोगों के साथ हुआ विश्वासघात। हमारे मंत्रियों के लगातार दौरों और संवाद ने सद्भावना कायम करने में निभाई बड़ी भूमिका। भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में शुरू होगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। एआई से जुड़े खतरों पर भी होगी बातचीत। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन विधेयक 2023 भी सदन में किया पेश। राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। सीपी जोशी बोले, शाम 5 बजे तक स्थिति हो जाएगी साफ। खुद को सीएम पद की दौड़ से बताया बाहर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कल नई सरकार लेगी शपथ। मोहन यादव और विष्णुदेव साय की कैबिनेट पर टिकी नजरें। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार फैलाने का लगाया आरोप। कहा, देश भर में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जांच एजेंसियों को खुली छूट। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर गंभीर आरोप। कहा, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं मुख्यमंत्री। अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच आज व्हाइट हाउस में होगी बैठक। दोनों नेताओं के बीच सैन्य सहायता समेत कई मुद्दों पर चर्चा मुमकिन। और पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। नीदरलैंड्स को क्वार्टर फाइनल में 4-3 से दी शिकस्त। और अब बड़ी खबर। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले जो कल आया, उसके बाद पीएम मोदी ने अखबारों में आज एक लेख लिखा है। प्रधानमंत्री ने इस लेख में विस्तार से मानवीय पहलुओं को भी उजागर किया है। पीएम ने लिखा है कि उन्हें अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही जम्मू कश्मीर आंदोलन से जुड़े रहने का अवसर मिला और उन्होंने जम्मू कश्मीर को महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं समझा, बल्कि समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने को लेकर उनकी समझ थी। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के अपने फैसले में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है। इसने हमें याद दिलाया है कि एकता और सुशासन के लिए साझा प्रतिबद्धता ही हमारी पहचान है। पिछले कई दशक से जम्मू कश्मीर के अनेक स्थानों पर ऐसी हिंसा और अस्थिरता देखी गई जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। सदियों तक उपनिवेश बने रहने के कारण तब का समाज भ्रमित हो गया। जम्मू कश्मीर को इस तरह की मानसिकता से व्यापक नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 5 अगस्त 2019 को हुआ फैसला संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के मकसद से लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 का स्वरूप स्थायी नहीं था। देश की आजादी के समय तब के राजनीतिक नेतृत्व के पास राष्ट्रीय एकता के लिए एक नई शुरुआत करने का विकल्प था, लेकिन तब इसके बजाय उसी भ्रमित समाज का दृष्टिकोण जारी रखने का निर्णय लिया गया, भले ही इस वजह से दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करनी पड़ी।
मुझे अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही जम्मू कश्मीर आंदोलन से जुड़े रहने का अवसर मिला। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि ये विषय समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में था। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ था वो राष्ट्र और वहां के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात था। मैं हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए काम करना चाहता था। अनुच्छेद 370 और 35A जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं की तरह थे। हमारी सरकार के मंत्रियों के लगातार दौरों और संवाद ने जम्मू कश्मीर में सद्भावना कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मई 2014 से मार्च 2019 के दौरान 150 से अधिक मंत्री स्तरीय दौरे हुए। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। वर्ष 2015 का विशेष पैकेज जम्मू एवं कश्मीर के विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। खेलों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा किया। पीएम ने फुटबॉल खिलाड़ी अफशा आशिक को भी याद किया, जो कि दिसंबर 2014 में श्रीनगर में पथराव करने वाले एक समूह का हिस्सा थी, लेकिन सही प्रोत्साहन मिलने पर उन्होंने फुटबॉल की ओर रुख किया। उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और उसने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेख कल के सुप्रीम फैसले के बाद से आज के तमाम दैनिक अखबारों में प्रधानमंत्री ने इस लेख को लिखा है और बहुत सारी पहलुओं को उजागर करने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज के अखबारों में लिखे गए आलेख पर कहा है कि इस आलेख का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे सबसे पढ़ने की उन्होंने अपील की है। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है वो बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है। मैं सबसे निवेदन करता हूं तो अलग अलग भाषा में भी ट्रांसलेट होगा, उसका भाषांतर होगा, उसका फिर सब लोग पढ़ना चाहिए। जो कश्मीर में जो बदलाव हो रहा है उसमें एक प्रधानमंत्री जी बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। और वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कहा है कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी ने स्वागत किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है। सारे पक्षों को सुनकर के उन्होंने फैसला दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है। कल इसका जिक्र हमारे गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन या रिजर्वेशन बिल पे बोलते हुए भी कहा, फिर भी उनके समझ में नहीं आया तो भी उनकी मर्जी। तो लगातार प्रतिक्रियाएं कल भी आई और आज भी आ रही हैं। आज इसलिए भी कि प्रधानमंत्री ने आज दैनिक अखबारों में एक आलेख लिखा है और बहुत ही विस्तार से समझाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने कि तब के नेतृत्व ने एक दूरदर्शी फैसला नहीं लिया था और उस दूरदर्शी फैसला न लेने की वजह से उसका जो खामियाजा था वो बहुत ही दीर्घकालिक तक रहा। एक बार फिर से हम आपको वो दिखा रहे हैं लेख, जिसमें कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कल का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और भी मजबूत करता है। एकता और सुशासन के लिए साझा प्रतिबद्धता की पहचान है। उन्होंने कहा कि बीते दशक में जम्मू कश्मीर के अनेक स्थानों पर हिंसा और अस्थिरता देखी गई। सदियों तक उपनिवेश बने रहने के कारण जम्मू कश्मीर का जो समाज था वो भ्रमित हुआ या भ्रमित किया गया। जम्मू कश्मीर को इस तरह की मानसिकता से व्यापक नुकसान पहुंचा है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। और इसी विषय पर आज के इस आलेख पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इसके मायने हमें समझाने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं शेखर अय्यर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार। शेखर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिड डे प्राइम में। और सर, कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अनुच्छेद 370 को लेकर, और आज प्रधानमंत्री ने तमाम जो दैनिक अखबार है उसमें उन्होंने एक आलेख लिखा है। इस आलेख में बहुत सारे पॉइंट्स को टच करने की कोशिश की गई है, लेकिन शुरुआत में उन्होंने ये कहा है कि उस वक्त चूंकि नई नई आज़ादी हमें मिली थी और वो जो एक मानसिकता थी गुलामी वाली मानसिकता, उस मानसिकता को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर जैसे विषय को उस चश्मे से देखा गया। उस वक्त ये नहीं समझा गया कि इसका दीर्घकालिक रिजल्ट क्या होगा और इसलिए ये समस्या उत्पन्न हुई। आपकी प्रतिक्रिया सर। असीम जी, प्राइम मिनिस्टर का बातों में दो बड़ी बात है। एक है कि हम कंफ्यूज्ड रह गए शुरू से। जब हमें 1947 के बाद
जब हमें आज़ाद मिला, जब हम आज़ादी हुए, तब एक मौका मिला था। ये सारे जो जो दुविधा में थे हम, आपके जो ऐतिहासिक कारण, जो विदेश से जो आक्रमण के कारण जो हमारी मानसिकता हो गई थी, एक गुलामी मानसिकता, उससे निकलने का एक मौका था। लेकिन वो मौका हमने खोया। होकर बड़े कंफ्यूज रहे, थ्रू आउट कंफ्यूज रहे, और जम्मू कश्मीर मामले में हम कुछ समझ नहीं पाए। क्या वहाँ लोगों की जरूरत क्या थी, वो लोग क्या चाहते थे, ना समझ के, और जो जो बुनियादी जो समस्या है उसको ना हम सॉल्व करके बाकी चीजों पे हम चलते रहे, जिसके वजह से हमने देखा वहां पे अलगाववाद का ज्यादा ये हुआ। और ये आर्टिकल 370 जैसा जो एक अपने प्रोविजन किया गया था, जो टेम्पररी, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, उसकी वजह से एक अलगाववाद का ज्यादा एनकरेजमेंट हुआ। और ये खत्म करने इतने समय लगी, क्योंकि देखिए बात क्या है कि हम, मतलब एक जो माइंडसेट, जो देश भर में जो माइंडसेट था 1947 में, वो माइंडसेट और ज्यादा हो गया जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। और जिसके वजह से हमें कभी मौका ही नहीं मिला उसको सीधा करने के लिए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेता, जनसंघ के नेता, जब उन्होंने कहा कि भाई एक देश में दो संविधान नहीं चलेगा, बिल्कुल। दो निशान नहीं चलेगा, उनका बड़ा नारा भी था, अगर एक देश है तो एक संविधान होगा, एक निशान होगा, एक विधान होगा। लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह की गई थी, और उसको लेकर, और वो भी वहां के लोगों ये चाहते थे नहीं चाहते की बात नहीं है, एक मानसिकता बनाई गई, वो मानसिकता कंटिन्यू करते रही। और उसको इम्प्रूव, मतलब उसको वहां जो समस्या थी उसको सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, जो फॉर्मूला था कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, ये जी। तीनों को एक पिलर के मान के हम उसको सॉल्व करें। लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर जाके प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि वो जब बीजेपी के 92 में एकता यात्रा हुआ था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में, बिल्कुल। उस समय संगठन के मंत्री के नाते हमारे प्रधानमंत्री को दायित्व था कि वो सारा ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन वहां श्रीनगर पहुंचते पहुंचते इतने धमकी दी गई थी कि आप कभी लाल चौक पे आ नहीं सकते, कभी राष्ट्र झंडा वहां फैला नहीं सकते। उसके बावजूद ये लोग मतलब आगे बढ़ते गए। लास्ट में इतनी सिक्योरिटी देकर वहां पे लाल झंडा फहराया गया। कोई भी क्या, मतलब जितना जल्दी फंक्शन हो जाए लोग, वो लोग चले जाए, क्योंकि एक डर का माहौल था। तभी बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने, जब उस समय जब बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते, तभी वो मन बन लिया था कि ये सारा चीज जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट के पीछे दो विषय, एक आर्टिकल 370 और दूसरा आर्टिकल 35A, जो ये अलगाववाद को पूरा इनकरेज करता रहा, और जो लोगों के माइंड में भी एक प्रकार से बिल्कुल। अलग सोच, अलग, मतलब जैसा वो कोई अलग यही है। बिल्कुल। तो तो उस इसीलिए सोच को, उस मानसिकता को बदलने में शेखर जी 1947 से लेकर 2019 का वक्त लग गया। और उसके बाद से ही, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने आलेख में कहा है, कि लगातार हमारे मंत्री वहां पे गए, बहुत ज्यादा मंत्री गए, हर महीने जा रहे थे, वहां के लोगों से संवाद कर रहे थे, तब जाकर उस मानसिकता को तोड़ा गया जो कि 1947 से चली आ रही थी ये मानसिकता। बिल्कुल नसीब जी। और 2014 में जब बाढ़ आई, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उस समय प्रधानमंत्री स्वयं वहां गए थे। 1000 करोड़ का एक रिलीफ पैकेज भी ये किया था। उसके बाद लगातार जो हमारे बीजेपी सरकार के जितने मंत्री है जाने लगे, और कम से कम 2000 यानी मई 2014 से लेकर मार्च 2019 तक कम से कम 150 ऐसे दौरा था मंत्रियों का। वो सारा पर्पस यही था कि लोगों को, स्थानीय लोगों का समस्या जानने के लिए, एक प्रकार से विश्वास बढ़ाने के लिए, और जो वहां पे जो विकास की जो बहुत कमी थी, बहुत जरूरत थी, उसको कैसे हम पूरा करें। और इसमें एक संवाद भी शुरू हुआ कि स्थानीय लोगों से समस्या समझने के लिए। तो प्रधानमंत्री का यही बात है कि उसके बाद लगातार जिस तरह वहां पे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, स्पोर्ट्स को कैसे वहां इनकरेज किया जाए, वो स्थानीय जो स्पोर्ट्स के जो टैलेंट्स है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको इनकरेज करना, ये लगातार ये करते रहे। और ये सब करके जाके जब 2019 में अगस्त 5 तारीख को जो बड़ा फैसला लिया गया, उस फैसले के पीछे ये सब था कि पहले मानसिकता खत्म करो, और जो लोगों की जो जरूरत है, ठीक। विकास और विकास, यही एकमात्र वहां पे ये था। शेखर जी, उस रास्ते पे। शेखर सर, मेरा एक आखिरी सवाल, चूंकि समय की कमी है, मेरा एक आखिरी सवाल जो कि थोड़ा सा इस आलेख से अलग है, वो मेरा सवाल ये कि वहां की जो, सर, जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी,
उन्होंने भी उसी मानसिकता को कैरी फॉरवर्ड करने का काम किया। इससे उससे बेनिफिट मिला, ये तो हम जानते हैं, उस सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने भी उस माइंडसेट को तोड़ने का और जो लोग बहक गए थे, गलत दिशा में चले गए थे, उसको भी सही रास्ते पर लाने का काम नहीं किया बीते इतने सालों में। बिल्कुल आसिफ जी, ना नहीं वो कोशिश भी ना की और दूसरा खुद कैद बन गए अपने माइंडसेट, और वहां जो अलगवादी जो ताकतें हैं उनके कैद में थे ये, और जिसको तोड़ने में बहुत समय लाया। अब जैसे आपने जानते हैं कि किस तरह हवाला के माध्यम से पैसे भी इसके पीछे था, पैसे कमाई भी थी ना, इस तरह की जो सेपरेटिज्म से, आतंकवाद से जो कमाई थी, उसमें कहीं ना कहीं लोकल जो राजनेता थे वो भी बेनिफिट पा रहे थे। सो ये लड़ाई जो हुआ 2019 अगस्त 5 तारीख के बाद, ये बड़ी लड़ाई है, एक मानसिकता की भी लड़ाई है, और जो जिस तरह जो मनी फैक्टर जो है, जो लॉन्ड्रिंग, पैसे के लॉन्ड्रिंग भी वहां जिस तरह किया गया था, उसको तोड़ने में, जो नेक्सस तोड़ने में बड़ी कामयाबी मिली सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही है, आपसे फिर कभी चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा। मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। GPAI 29 सदस्य देशों के साथ एक बहुहितधारक पहल है। इसका मकसद कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों में मदद करके AI पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। GPAI 29 सदस्य देशों की एक बहुहितधारक पहल है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से जुड़ी प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों के बीच सिद्धांत और व्यवहार अंतर को पाटना है। भारत 2024 के लिए GPAI का अध्यक्ष है। Today, the world looks up to India for technology solutions. The world
wants to partner with India for co-creation of technologies. The world looks for thought leadership on key issues like 6G, key issues like AI. भारत का लक्ष्य शिखर सम्मेलन के अंत तक एआई पर एक घोषणा दस्तावेज के लिए सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाना है, जो एआई के जोखिमों से निपटने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। शिखर सम्मेलन में देश भर से 50 से अधिक जीपीएआई विशेषज्ञ और 150 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। We are negotiating a declaration document which we hope will be able to arrive at some consensus. Basically, today the world's thinking on AI is kind of converging. People understand the dangers, people understand the potential, people look up to the benefits which can come, and people also, the entire world wants to put certain guardrails. भारत के आग्रह पर टिकाऊ कृषि के लिए एआई के उपयोग को शिखर सम्मेलन के एजेंडे में जोड़ा गया है। जापान के ओसाका में आयोजित अंतिम जीपीएआई में मुख्य जोर जिम्मेदार एआई पर था। पिछले महीने यूके में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के बाद हालिया बैलेचले घोषणा और हाल ही में पारित ईयू एआई अधिनियम को भी जीपीएआई दिल्ली में अपनाई जाने वाली घोषणा में शामिल किए जाने की उम्मीद है। अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबर राजस्थान से है। राजस्थान को आज नया मुख्यमंत्री मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन हम इस खबर पर आएंगे। लेकिन इस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, ये सुनते हैं। सेवा का वो काम लगातार चलता रहेगा। मैं अंत में इतना ही कहता हूं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी जनता से मेरे रिश्ते कभी मुख्यमंत्री और जनता के नहीं रहे, परिवार के रिश्ते रहे हैं। मामा का रिश्ता है प्यार का रिश्ता, और भैया का रिश्ता है विश्वास का रिश्ता। ये प्यार और विश्वास के रिश्ते को जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं टूटने नहीं दूंगा, और उनकी सेवा में जो बेहतर बन पड़ेगा मैं करने का सदैव प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। जनता की सेवा भगवान की पूजा है, वो मान के मैं सदैव करता रहूंगा। मैं आज आभार प्रकट करता हूं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। उन्होंने न केवल जनता की सेवा का मौका मुझे दिया, बल्कि समय समय पर योग्य मार्गदर्शन भी किया, संपूर्ण सहयोग भी किया और मुझे दिशा भी दिखाई। मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व का हृदय से आभारी हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सभी मित्रों ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने सदैव मुझे सहयोग किया। कदम से कदम और कंधे से कंधा लेकर हम मिलाकर हम साथ चले। मैं आभारी हूं प्रदेश की अपनी जनता का, जिन्हें मुझे दूसरा माना ही नहीं, अपने बीच का ही कोई माना, अपना ही है। कभी गले लगाता था तो गले लगते थे, बच्चे छोटे छोटे वो मामा कह के पुकारते थे, मैं उनको चूमता था, गले लगाता था, गोद में उठाता था। ये ऐसा अद्भुत है जो मैं कभी ना तो छोड़ सकता और ना भूल सकता। मैं अपनी जनता का भी हृदय से आभारी हूँ। मैं अपने प्रशासनिक मित्रों को भी धन्यवाद देता हूँ। इन योजनाओं को बनाने में अब लाडली बहना जैसी योजना की केस स्टडी होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर बनना। तो अभी आप भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे, जो कि उन्होंने कहा कि जो एक रिश्ता है जनता के साथ वो पहले भी था, आगे भी बना रहेगा, और जो एक प्यार, जो स्नेह जनता ने दिया उसका उन्होंने आभार व्यक्त किया। और जो केंद्रीय नेतृत्व है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका उन्होंने आभार व्यक्त किया कि जो भी जिम्मेदारी दी उन्होंने
उनको हमने पूरा किया और जो भी मार्गदर्शन आगे भी वो देंगे हम उनको उस पर हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। आप सुन रहे थे भाजपा के नेता शिवराज सिंह चौहान को। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब राजस्थान की। राजस्थान को आज नया मुख्यमंत्री मिलने की पूरी उम्मीद है। आज जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बैठक में भाग लेने को कहा गया है। उन सभी का रजिस्ट्रेशन आज दोपहर 1 बजे से शुरू हो चुका है। विधायक दल की बैठक में संगठन की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे बैठक में मौजूद होंगे। लेकिन देखना होगा कि क्या राजस्थान में भी पार्टी जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला ही अपनाएगी। क्या यहां भी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हैं। रही बात सीएम के नाम की घोषणा की तो उनके मुताबिक आज शाम 5 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। विधायक दल की बैठक आज है। माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। मैं इस रेस में नहीं हूं। तो वो इस रेस में नहीं है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। उधर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में विशाल डोम तैयार कराया जा रहा है। इसमें करीब 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। खुद पीएम मोदी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता भी मौजूद होंगे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। एक राजेंद्र शुक्ला हैं और दूसरे जगदीश देवड़ा हैं। हमारे जो मार्गदर्शक है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नड्डा जी, माननीय योगी जी, उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है। तो कई हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर भी और आम जनता की गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम करने की बनती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक डॉक्टर के लक्ष्मण ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा है कि डॉक्टर मोहन यादव एक योग्य व्यक्ति हैं जिन्हें भाजपा ने मुख्यमंत्री पद पर आसीन कराया है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है कि समाज के उपेक्षित तबके को सत्ता की मुख्य धारा में मौका दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी राजेश राज ने संसद भवन परिसर में भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक ओबीसी डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के ऑब्जर्वर और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आप पर्यवेक्षक थे, मध्य प्रदेश गए और ओबीसी मोर्चा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। एक ओबीसी को मध्य प्रदेश की कमान देना कितना बड़ा लगता है कि एक परिवर्तनकारी फैसला है? भारतीय जनता पार्टी में संभव है। ये एक सामान्य कार्यकर्ता को ये महत्व देना। आज पूरा देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह सबका साथ, सबका विकास या सबका प्रयास जो नारा दिया गया, सिर्फ सरकार में ही नहीं, संगठन में ही नहीं, पूरा देश के अंदर हर नागरिक का जो भी आज वंचित थे उन लोगों का आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा समाज में कल्याण हो रहा है। विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस जाति जनगणना और ओबीसी पॉलिटिक्स की बात कर रही थी, जिसने कभी मंडल का विरोध किया था, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक है। डॉक्टर लक्ष्मण क्या कहते हैं? ये कांग्रेस का तो ओबीसी के बारे में बात करने का नैतिक हक ही नहीं। वो काका कलेक्टर कमीशन का कभी जिक्र ही नहीं किए और मंडल कमीशन का विरोध किए। नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक हमेशा ओबीसी समाज का जो विरोध जो किया, आरक्षण का मुद्दा हो या उनके शैक्षिक संस्था में आरक्षण देने का, समय समय पर कांग्रेस विरोध किया। आज भारतीय जनता पार्टी जितने भी वंचितों, शोषितों, पीड़ित, दलित, आदिवासी समाज, सभी लोगों को आज महत्व दिया जा रहा है संगठन में और सरकार में। और आमतौर से आज मोदी जी के सरकार आज किस तरह विकास और हमारे ये गरीब के योजना के
मुख्य दायरे में लाना ये प्रयास कर रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर के लक्ष्मण, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के। उनका कहना है कि जो वंचित तबका है, जो हमेशा से उपेक्षित रहा, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मौका देने का काम किया है, चाहे सरकार हो या फिर संगठन। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत जुटाने वाली भाजपा अब कल यानी 13 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है। रायपुर के पुलिस ग्राउंड में विष्णुदेव साय और उनकी कैबिनेट शपथ लेगी। शासन प्रशासन के अधिकारियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की ओर से समारोह की सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उससे पहले आज मनोनीत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के राम मंदिर पहुंचे। विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें इस पद के लिए चुना है और वो छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर आने वाले 5 सालों में हर संभव प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, विजय शर्मा और अरुण साव। इसके साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह को स्पीकर बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है और ये मुख्यमंत्री का दायित्व बहुत चुनौती भरा है। और आज हम भगवान राम के दरबार में आए थे उनसे आशीर्वाद लेने कि अब ताज तो मिल गया, लेकिन इसको 5 साल ठीक से निभा पाए, छत्तीसगढ़ का सभी वर्गों का समुचित विकास कर पाए, छत्तीसगढ़ पूरे देश में विकास की दृष्टि से अपना एक अच्छा स्थान बनाए। और हमारे साथ 3 हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात की जाए फिर छत्तीसगढ़ की बात की जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे 3 सहयोगी लगातार बने हुए हैं। इस खबर पर आप जयपुर से देख सकते हैं, जया गुप्ता जी हमारे साथ हैं, साथ साथ श्रेयस द्विवेदी भोपाल से हैं और सोमेश रायपुर से हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगा, सोमेश आप ही के पास आना चाहूँगा। आप रायपुर में इस वक्त मौजूद हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी किस तरह से चल रही है और सबकी नजरें अब सोमेश, जैसा कि हमने कहा कि एक तो सीएम 2 डिप्टी सीएम होंगे, इसके अलावा और कौन कौन से लोग कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, कितने लोगों की जगह कैबिनेट में शामिल होगी जिन्हें शपथ कल दिलाई जाएगी? जी जरूर सर, मैं आपको बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 2023 में बीजेपी की सरकार बनी है, 54 सीटों पर सत्ता हासिल हुई है, इसे लेकर 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह यहां पर रखा गया है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में यह शपथ ग्रहण होगा, जहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, वरिष्ठ अधिकारी, तमाम लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से यहां पर 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की यहां पर व्यवस्था की गई है। होटल से लेकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तमाम जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो वहां पर जो शपथ ग्रहण होगा, यहाँ पर बताया जा रहा है 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर उनकी आने की व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जवान की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के साथ 10 मंत्री शपथ लेंगे और 2 डिप्टी सीएम का भी नाम आ रहा है जो शपथ लेंगे, जिस तरह से भैयालाल रजवाड़े, ओपी चौधरी, लता उसेंडी, रेणुका सिंह, तमाम ये मंत्री हैं जिनका नाम शपथ ग्रहण के लिए यहाँ पर किया गया और सुरक्षा के लिहाज से शपथ ग्रहण के लिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जवानों की नियुक्ति की गई है। प्रशासन लगातार यहाँ पर जो शपथ ग्रहण होना है इसके लिए मौके पर मौजूद है। जी बिल्कुल, तो पूरी तैयारी की गई है कल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। हमारे साथ बने रहिए सोमेश। रुक करेंगे अब भोपाल का, हमारे सहयोगी श्रेयस आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, श्रेयस द्विवेदी। श्रेयस, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि कल जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव का नाम आया, अब कल शपथ ग्रहण की तैयारी है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित जो है लाल परेड ग्राउंड में कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है, जिसमें कल जो है नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव कल शपथ लेंगे। उनके साथ साथ जो 2 डिप्टी सीएम हैं वो भी शपथ लेंगे। और आपको बता दें कि जो अन्य मंत्रिमंडल बनने वाला है इस बार की सरकार में, तो साथ ही साथ वो जो नाम रहेंगे उनके साथ साथ वो भी लेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार मंत्रिमंडल में कौन कौन से नाम जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए जब बात हम लोग मुख्यमंत्री पद की कर रहे थे तो उस समय कई सारे नामों के कयास लगाए जा रहे थे
लेकिन उसके उलट एकदम उल्टा हुआ और कुछ ऐसे नाम आए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस बार कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल होगा तो क्या वो मंत्रिमंडल जो पुराना मंत्रिमंडल था शिवराज सिंह के टाइम में, तो क्या उसमें से कुछ चेहरे रहेंगे या फिर इस बार कुछ बदलाव होगा। दूसरी बात ये देखिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो केंद्र से लाए हुए लोग थे, जो केंद्रीय मंत्री थे, चाहे सांसद थे, जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े और जीते, तो कहीं ना कहीं इस बार वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि उनको कहाँ जगह मिलती है। अगर हम प्रहलाद सिंह पटेल की बात करें या फिर रीति पाठक की बात करें, तो इन लोगों को भी एक जगह देखना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन लोगों को कल मंत्रिमंडल में कहाँ जगह मिलती है। और अगर हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर का तो कल जब मुख्यमंत्री का नाम तय हुआ तो उसके बाद जो है उनका भी विधानसभा अध्यक्ष के लिए ये नाम उनका भी तय हो गया था। लेकिन अगर अन्य की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं अभी भी संशय है कि इन लोग को कहाँ जगह मिलेगी। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि कुछ मध्य प्रदेश में कुछ बहुत बड़े नाम भी हैं जो हारे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी कल एक बहुत बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दिन है कि कल उनको विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलती है कि नहीं। क्योंकि जैसे हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर इस बार मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री भी दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे पिछली बार जो है उत्तर प्रदेश में अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो सिथारू जो सीट थी वहां से हारे हुए थे, उसके बावजूद भी उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था। ये तस्वीरें कल स्पष्ट हो जाएंगी, हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कौन कौन से लोगों को इसमें शामिल किया जाता है कैबिनेट में, इस पर सबकी निगाहें होंगी। रुक करेंगे जयपुर का। आज राजस्थान का दिन है, कौन होगा सीएम। और जैसा कि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो, बिल्कुल ही नए चेहरे को लाया गया। जया, आपके पास आना चाहूंगा, विधायक दल की बैठक कितने बजे होनी है और क्या कुछ आपके पास जानकारी सीएम फेस को लेकर? जया, आप हमें सुन पा रही हैं? लगता है हमारी आवाज जया तक नहीं पहुंच पा रही। जया, आप हमें सुन पा रही हैं क्या? यहाँ से फोन कट गया, जयपुर से बोल रही हूँ। तो ये आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आज सबकी निगाहें राजस्थान की ही न सिर्फ बल्कि पूरे मीडिया की भी निगाहें, सबकी निगाहें राजस्थान पर बनी हुई हैं कि किस तरह से, जिस तरह चौंकाने वाले नतीजे और फेस को लाया गया, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, क्या वैसे ही चेहरे को भी राजस्थान में लाया जाएगा? सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन क्या फैसला होता है, किस नाम पर सबकी सर्वसम्मति बनती है, कौन विधायक दल का नेता चुना जाता है, वो शाम 5 बजे तक उस पर उसकी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगियों का हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर इन्वेस्ट कर। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। खबर संसद से है, जहां लोकसभा में आज 2 बिल पेश किए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर से जुड़े जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में IIIT के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना है और इस काम को करने के लिए वो यहाँ के सभी अधिकारियों की सराहना करती है। मानवता की सेवा का ये सेवा भाव सराहनीय है। इस फाउंडेशन और हॉस्पिटल को नेतृत्व प्रदान करने के लिए डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव को मैं साधुवाद देती हूँ। वर्ष 2006 में इस अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर मेरी पूर्ववर्ती डॉक्टर कलाम ने कहा था, एंड आई कोट, A unique need is to have doctors and paramedical staff with good hearts to treat the ailing hearts. We need helping hands to remove the pain, and we need beautiful minds to give happiness to the patients. Unquote. मुझे ये जानकर खुशी हुई कि ये अस्पताल मानवता की सेवा की ऐसे ही भावना से कार्य कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि लखनऊ ने देश को बहुत कुछ दिया है, जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं हार्ट चिकित्सकों से अनुरोध करती हूं कि देश में दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें। हम सभी के परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का लखनऊ के निवासियों से गहरा रिश्ता था। लखनऊ के लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि अटल जी के रूप में देश को एक अद्भुत प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न प्रदान किया। ये कहा जा सकता है कि अटल जी हमारे महान लोकतंत्र की लखनऊ की अनमोल भेंट है। देवियों और स्वजनों, अंग्रेजी की एक कहावत बिल्कुल ठीक है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं हार्ट केयर से जुड़े सभी डॉक्टर से ये अनुरोध करती हूँ कि वे समाज के जन जन में लाइफस्टाइल फॉर ए हेल्दी हार्ट के बारे में जन जागरूकता प्रसार करें। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 17 SFI कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मुद्दे पर केरल के राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के निर्देश पर ये कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। Police have been prevented from acting against these rowdies, criminals. This was the 5th incident. Rods on which they had the black flags, they were using those rods to hit the cars. There are so many scratches. It's a new car. So many scratches. Paint has been scratched. Chief Minister, everything is being done under his direction. It is he who has hatched this conspiracy. It is he who is at whose instructions these people are working. I do not try to scare anybody. There is no question that I shall be scared of anything. और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के काफिले को रोकने के मामले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा के केरल प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर से डीडी न्यूज संवाददाता हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र ने खास बातचीत की। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के काफिले को रोकने की कोशिश जिस तरह से हुई और उस पर गवर्नर ने कुछ कहा, इस पर बातचीत करने के भाषण मौजूद है प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केरल के प्रभारी हैं। सर, केरल में जो कुछ हो रहा है, गवर्नर के काफिले को रोकने की कोशिश जिस तरह से सफाई के लोगों ने की और गवर्नर ने जो कुछ कहा, नहीं, गवर्नर की पीड़ा उनके बयान में आती है। आरिफ मोहम्मद खान एक दूरदर्शी राजनेता नहीं, एक स्टेट्समैन है और वो विद्वान है, वो राज्यपाल है। उनके नाम से केरल सरकार का सारा कारोबार चलता है। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे आदमी को इस तरह से SFI के गुंडे अगर पिनाराई विजयन छोड़ेंगे तो ये बहुत ही अलोकतांत्रिक है। दिस इज कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक। आयकर विभाग ने ओडिशा और झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों से अब तक 351 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। धीरज साहू के रांची स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। वहीं बलांगीर में आयकर विभाग के छापे पूरे हो चुके हैं।
सूत्रों ने बताया कि यह देश में किसी भी जांच एजेंसी द्वारा की गई सिंगल कार्रवाई में अब तक की सबसे अधिक नकदी जब्ती बन गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ओडिशा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आयकर विभाग के छापों में बरामद नकदी की 5वें दिन की गिनती में ये 351 करोड़ रुपए पाई गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी समेत इंडी गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में करप्शन की बीमारी फैला रखी है। समाज में, देश में बीमारी जो कांग्रेस ने फैलाया है वो है भ्रष्टाचार। आजकल जो भ्रष्टाचारी है, बहुत जो करप्ट लोग हैं, उनसे जब भी आप बात करेंगे तो एक चीज सुनने को मिलेंगे। हर भ्रष्टाचारी ये कहता है कि कांग्रेस के जमाने में बहुत मजा था, क्योंकि कांग्रेस खुद भी खाते थे और सबको खाने देते थे। कांग्रेस का पॉलिसी था लूटो, औरों को भी लूटने दो। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे मोदी की विकास की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव चल पड़ रही है, वैसे ही करप्शन के खिलाफ मोदी की गारंटी की गाड़ी भी साथ साथ चलेगी। मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई सख्ती से होगा और पूरे एजेंसीज को छूट दिया गया है, वो रुकने वाला नहीं है। तो जो आने वाले दिनों में, अभी चुनाव भी आने वाले हैं 2024 के, तो ये मोदी की गारंटी का गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों को सुविधा दे रहे हैं, लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, वो गारंटी भी चलेगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मोदी की गारंटी वो भी चलेगी। इसलिए अब विपक्ष पार्टी कांग्रेस और साथियों को मुंह छुपाने का कोई जगह नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कैंसर डिटेक्शन एंड हेल्थ कैंप का उद्घाटन किया। इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और रोटरी क्लब ने किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सभी वकीलों और कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से योग शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र की एक टीम राज्य के दौरे पर है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के सलाहकार कुणाल सत्यार्थी के नेतृत्व वाली इस 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने आज चेन्नई स्थित राज्य सचिवालय में तमिलनाडु के मुख्य सचिव शिवदास मीना के साथ बैठक की। इस बैठक में राजस्व, वित्त, परिवहन, राजमार्ग और पुलिस विभाग के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। राज्य में वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। एक टीम उत्तरी चेन्नई, मध्य चेन्नई, आवाडी और तिरुवल्लुर जिलों का आकलन करेगी, जबकि दूसरी टीम दक्षिण चेन्नई, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम का आकलन करेगी। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही अयोध्या में विकास की गति भी पकड़ रही है। मंदिर के साथ साथ रामनगरी में एयरपोर्ट भी बन रहे हैं। श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में है। जल्द ही उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है, जिसे लेकर देश के हर हिस्से में खासा उत्साह है। यात्रा के दौरान लोग न सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत हो रहे हैं, बल्कि उन्हें योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। बिहार से इस रिपोर्ट को देखते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ गांव-गांव जाकर लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दे रहा है।
मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड की हमजापुर पंचायत में जागरूकता रथ पहुंचा। इस मौके पर लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई और आयुष्मान कार्ड बनवाया। लकड़ी से खाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब घर घर होम डिलीवरी के तहत गैस पहुंचाया जा रहा है निःशुल्क, जिसका गरीब तबके के लोग लाभ उठा रहे हैं। घर में गैस के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, समय का भी बचत हो रहा है। इससे नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। जिनका भी आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है वो ऑन स्पॉट यहाँ बनाया जा रहा है। विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का भी रजिस्ट्रेशन किया जाना है सब जगह। उसके माध्यम से जो छोटे मोटे जो काम, मोची है, बढ़ई है, लोहार है, सुनार है, इस सब तरफ का रजिस्ट्रेशन होना है। और जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनको मुफ्त में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उनके जो जिस चीज का प्रशिक्षण ले रहे हैं उससे संबंधित टूल किट, औजार जो होता है वो भी मुफ्त में दिया जाएगा। वहीं खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड के एकनिया गांव में यात्रा रथ के पहुंचने पर लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। किसान राजा राम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हम लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। बहुत फायदा है सर, हम लोग अनाज मिलता है जिससे हम लोग का चूल्हा प्रतिदिन चलता है। अन्यथा इस समय जो माहौल है उसमें किसान का अभी खेती का समय है जिसमें अन्न का अभाव हो जाता है, इसलिए हम लोग को प्रधानमंत्री के अन्न योजना से हम लोग को कम से कम भूखा पेट नहीं सोना पड़ता है। सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल की हजपुरवा पंचायत में यात्रा रथ के पहुंचने के बाद लोगों ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि सभी योजनाएं उनके लिए उपयोगी हैं। साल में 6,000 रुपया मिलता है खेती किसानी कराने के लिए और भी कुछ लाभ हुआ है और पेंशन भी बहुत लोगों को मिलता है। तो जन निधि खुला खाता 2014 में एक पीएम किसान वाला जो हम लोग को 2020 से मिल रहा है, ठीक है, और उज्ज्वल योजना है जो 2022 से मतलब नवंबर से हम लोग को मिला। दरभंगा जिले के सदर प्रखंड की सोनकी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के पहुंचने पर लोगों का उत्साह चरम पर था। लाभार्थी घनश्याम कुमार ने उज्ज्वला योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। 10-15 बार किए हैं, उसके बाद इससे पहले भी बांटे उज्ज्वल योजना हम 300-400 सबको मुफ्त में देंगे, जितना का हो सकेगा उतना तक दे सकते हैं। मोदी की गारंटी वाला रथ जहां भी जा रहा है, लोग न सिर्फ केंद्रीय योजनाओं से अवगत हो रहे हैं बल्कि उसका लाभ भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और अब खेल जगत की खबरें। और हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। मुकेश नमस्कार, क्या कुछ आज खेल जगत की खबरें हैं? बिल्कुल अजीम, अगर खबरों की बात करें खेलों में तो आज हॉकी से शुरुआत करेंगे। बड़ा मौका है हॉकी में। मलेशिया में खेले जा रहे पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड्स को 4-3 से हराकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। हालांकि इस मैच में नीदरलैंड्स ने शानदार शुरुआत की और खेल के 5वें मिनट में ही पेनल्टी कॉर्नर की मदद से गोल कर स्कोर लाइन को अपने पक्ष में 1-0 से कर लिया। इसके बाद 16वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर की मदद से एक और गोल सामने आया। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम ने वापसी का दम दिखाया और 34वें और 35वें मिनट में गोल दागकर स्कोर को 2-2 की बराबरी पर ला खड़ा किया, जिसमें से एक गोल पेनल्टी स्ट्रोक के माध्यम से आया। लेकिन 44वें मिनट में नीदरलैंड्स ने पेनल्टी कॉर्नर के माध्यम से गोल कर स्कोर लाइन को 3-2 से अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद 52वें और 57वें मिनट में भारतीय टीम ने 2 गोल दागकर मैच को 4-3 से अपने नाम कर लिया।
वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज जिक्यूबेरा के सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा। सेंट जॉर्ज पार्क में अब तक केवल 3 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 2 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है, जबकि गेंदबाजी में तेज गेंदबाजों को यहां मदद मिलती रही है। युवा जोश से भरी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में मिली जीत की खुशी से लबरेज सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में दमखम दिखाने उतरेगी। पहला मुकाबला बारिश के चलते धुल गया था, ऐसे में दूसरे मुकाबले में टीम को युवाओं से खासी उम्मीद रहेगी, क्योंकि अगर यहां जीत मिली तो सामने वाली टीम पर दबाव अपने आप काम करेगा। भारत ने इस सीरीज में अपने अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देते हुए युवाओं को मौका दिया है। अगले साल होने वाले T20 विश्व कप 2024 के मद्देनजर टीम में जगह बनाने के लिए युवाओं के पास अपनी दावेदारी पेश करने का ये एक अच्छा मौका भी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका टीम की बात करें तो इस टीम ने हाल ही में वनडे विश्व कप 2023 में अपने बल्लेबाजी ताकत का भरपूर प्रदर्शन किया था। इस सीरीज में भी एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर भारतीय गेंदबाजी की कड़ी परीक्षा लेते दिख सकते हैं। लुंगी एंगेडी के चोटिल होकर बाहर होने से गेंदबाजी पक्ष थोड़ा कमजोर हुआ है। आंकड़ों की बात करें तो दोनों देशों के बीच अब तक कुल 25 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 13 मैच जीते हैं और दक्षिण अफ्रीका के हाथ 10 जीत लगी है, जबकि इस दौरान 2 मैच बेनतीजा भी रहे हैं। कुल मिलाकर ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ मिली जीत आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी और सीरीज जीतने की उम्मीद को भी बुलंदी देगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो खेलों में आज ये 2 बड़ी खबरें थी। असीम, आगे की खबरों के लिए आपके पास सीधे रुक करते हैं। शुक्रिया मुकेश, इन तमाम खेल जगत की खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे अर्थ जगत की खबरों की। नई दिल्ली में ग्लोबल इंक्लूसिव फाइनेंस समिट के मौके पर वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में होने वाले 2 दिनों के कार्यक्रम में समावेशी वित्त 2023 पर एक रिपोर्ट जारी की गई। बताया गया कि 67% जनधन खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। वहीं भारत में अब तक 92% वयस्कों के पास बैंकिंग अकाउंट है। इसके साथ ही 18% खाते निष्क्रिय हैं। साइबर सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी इन खातों के लिए चिंता का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 67% of the accounts are opened in rural or semi-urban areas, thereby addressing the much needed, much talked about rural-urban divide as far as banking services are concerned. More than 92% adults have a bank account. The inoperative accounts in Jan Dhan is also around 17 to 18%. So there is a need, for all the bankers who are sitting here or all the financial inclusion agencies who are here to make these inoperative accounts as operative. Cyber security and cyber frauds is another area of concern. Main, I would say, resistance to cyber security and cyber fraud will come with increased awareness. तो इस खबर के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।